हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, ये जो नया अध्याय मैंने शुरू किया है मैनिफेस्टो 24, ये जनता का मैनिफेस्टो है, किसी पार्टी का नहीं है। जो भी पार्टियां इस मैनिफेस्टो पे जाना चाहती हैं वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैनिफेस्टो का एक छोटा सा अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी और मेडिकल एजुकेशन को कवर किया। दूसरे लेक्चर में मैंने रेलवे को डिवोट किया। आज मेरा ये जो तीसरा लेक्चर है ये एग्रीकल्चर पे है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सबको बचपन से ही पढ़ाया गया। मगर अफसोस कि ये नहीं पढ़ाया गया कि भारत के पास विश्व की सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, एरेबल लैंड, और उसके ऊपर भारत एक ऐसा देश है, हालांकि और भी देश हैं तमाम, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे कि कृषि के लिए जो सीजन मिलता है वो 4 महीने 5 महीने मिलता है। चाहे आप यूएस को देख लें, चाहे रशिया को देख लें, तो लेकिन भारत के पास जो कृषि का सीजन है वो 12 मास है, रबी, खरीफ, जायद। हर समय आप कोई न कोई फसल पैदा कर सकते हैं। यानी कि 11% को 12 डिवाइडेड बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33% हम लोग पूरे विश्व की खेती करने में सक्षम हैं। मगर अफसोस कि खेती से पलायन हो रहा है। कृषि क्षेत्र से जो हमारे असली वर्कर्स थे सब खेती छोड़ के शहरों में भाग गए, और वहाँ पे क्या जिंदगी वो जी रहे हैं। मुंबई में देखें तो चालों में रहते हैं ये, थोड़े से पैसे कमाने के लिए घर परिवार से दूर। तो कृषि क्षेत्र हमारा पलायन का शिकार हो गई। कृषि क्षेत्र में किसान आत्महत्या किए। आखिर में कहाँ कमी रह गई? आज की तारीख में समस्या क्या है कि हमारे किसानों ने इतना अनाज पैदा कर दिया कि उसको रखने की जगह नहीं है। विद द रिजल्ट कि अनाज फ्री में बांटा जा रहा है। आखिर में समस्या क्या है? और पूरे विश्व में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो तमाम जगहों पे खाद्य संकट है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि विश्व की सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड रखने के बावजूद एक्सपोर्ट में हम फूड एक्सपोर्ट में कहाँ हैं? तो इन्हीं समस्याओं के मद्देनज़र मैंने पैंडेमिक के दौरान एक पुस्तक लिखने का प्रयास किया था। उसका टाइटल था किसान बनेगा करोड़पति। उसमें कृषि क्षेत्र की समस्याओं का हल मैंने निकाला था। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसी पुस्तक के कुछ अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैनिफेस्टो का हिस्सा बनना चाहिए। नंबर 1, देखिए, जो हमारे पशु हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, और हम उनको एक जगह पे नहीं रख पा रहे हैं। और परिणाम यह है, पशुओं के अलावा कुछ जंगली जानवर भी हैं, जैसे नीलगाय है, उसके डर से किसान खेती करना बंद कर दिए हैं। और ज़्यादा करके बहुत सारे सीजन में खेत परती पड़ा रहता है नीलगायों की वजह से। तो इसके मद्देनजर मैंने पहला चैप्टर उसमें पुस्तक का है हमारे कोऑपरेटिव फेंसिंग। कोऑपरेटिव फेंसिंग का शार्ट में मतलब समझिए कि जैसे एक गांव में मान लीजिए 100 किसान हैं, एवरेज सबकी होल्डिंग 1 हेक्टेयर है, तो अगर वो बाड़ लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर में तो 10,000 मान लीजिए खर्चा आता है। तो कोऑपरेटिव फेंसिंग का मतलब कि सिर्फ बॉर्डर पे फेंसिंग होगी, बीच वाले खेतों की नहीं होगी।
तो पेरीमीटर टू एरिया रेशियो जो है वो काफ़ी घट जाएगा। यानी कि जहाँ पे 10,000 खर्चा हो रहा था वहाँ 1,000 रुपये ही खर्चा होगा। और अगर 1,000 रुपये पर हेक्टेयर में फेंसिंग हो जाए तो सारे किसान तैयार होंगे वो 1,000 रुपया देने के लिए। तो ये कार्य जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट चाहे सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के मिल करके इनको कोऑपरेटिव फेंसिंग पे फोकस करना चाहिए। दूसरा चैप्टर मैंने लिया था पलायन पे, कि आखिर में कृषि क्षेत्र से पलायन हो क्यों रहा है। इसलिए कि किसान की आमदनी नहीं हो पा रही है। अभी किसान आंदोलन हुआ और इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है उसने भी जो है अपने अनाउंसमेंट किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे। तो किसानों की आय जो दूनी होने की बात है, वो कुछ लोगों ने, ख़ासतौर से टिकैत साहब ने इसका मतलब ये निकाला कि आय दूनी होने का मतलब एमएसपी दूनी होना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए गेहूं की कीमत 20 रुपये किलो है और उसमें सपोज कीजिए कि किसान 2 रुपया फ़ायदा कमा रहा है, तो आय दूनी करने का मतलब कि अगर 22 रुपया कर दीजिए तब भी आय दूनी हो जाएगी। ये संदेशा सरकार को भी और किसानों को भी जाना चाहिए। तो एमएसपी दूनी करने की जरूरत नहीं है। एमएसपी 10% बढ़ा दीजिए, आय दूनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पलायन है वो पलायन इसलिए हो रहा है कि किसानों को गांव में आय नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि कुछ चीज़ें वो सरप्लस में पैदा हो जाती हैं, कुछ चीज़ें डेफिसिट में चली जाती हैं। तो इसके लिए इट इज़ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा कृषि के जो वैज्ञानिक हैं उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मिल करके ऐसा फार्मुलेशन बताना चाहिए कि कितनी प्याज बोई गई है टोटल और कितने प्याज बोने की ज़रूरत थी। अगर ज़्यादा बुआई हो गई तो प्याज की खेती न करिए जिससे सरप्लस ना हो। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और दूसरी चीज़ है कि एमएसपी वाला जो मसला है वो सरकारें पहले से ही तय कर दें बुआई से पहले ही कि इतना हमको गेहूँ चाहिए, इतना हम खरीदेंगे और इस रेट पे खरीदेंगे। इसलिए फालतू गेहूँ खेती न करें। अगर दाल हमारी इंपोर्ट हो रही है कनाडा से तो दाल पे हम फोकस करें, इसके अलावा एक्सपोर्ट पे फोकस करें। इसके अलावा गांव में ही कृषि से संबंधित छोटी इंडस्ट्रीज, कोल्ड चेन्स, छोटे सोलर पावर्ड, इस तरह से किया जाए कि कृषि हमारी प्रॉफिटेबल हो जाए, तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो तीसरा बिंदु मैंने कृषि में लिया था वो क्रॉपिंग पैटर्न पे लिया था। यानी कि अगर यूपी में आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो धान की खेती होती है उसमें प्रोडक्टिविटी लेवल में बहुत अंतर है। उसका कारण क्या है कि पूरब का जो किसान है वो धान की रोपाई बहुत ही गजिन कर देता है, विद द रिजल्ट कि उसकी जो रूट्स के जो है बढ़ने का दायरा होता है वो कम हो जाता है। और अल्टीमेटली जब प्लांटेशन में शुरू में आपने ज़्यादा प्लांट लगा दिए तो वो जो रूट्स नहीं बढ़ेंगी तो टोटल प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी जहाँ पे आपने ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं। तो इस पे जो है बचपन में ही पढ़ा होगा आपने जापानी ढंग से धान की खेती, उसमें एक इक्वल डिस्टेंस में सिर्फ एक ही पौध रोपी जाती है। यहाँ पे पूरब में क्या करते हैं कि दसियों पौध एक ही जगह पर रोप देते हैं और इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो क्रॉपिंग किस तरह से की जाए, प्लांट पॉपुलेशन क्या रखी जाए, ये एक चैप्टर है हमारे एग्रीकल्चर का। इसके अलावा छोटे लेवल पे जो है स्मॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन्स, ये विलेज स्तर पे स्थापित करने की ज़रूरत है। तो बाकी किताब में तो करीब 20 चैप्टर हैं, उनकी पूरे की चर्चा यहाँ करना संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र में जो हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से पलायन रुक जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि किस तरह से हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करें और न्यूट्रिएंट्स जैसे मॉलिब्डेनम है,
तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारी जो राइजोडियम कल्चर है उसको कैसे हम प्रमोट कर पाएँ, जिससे फर्टिलाइज़र का इनपुट कॉस्ट को घटाना है। तो बजाय ये कहने के कि हम फर्टिलाइज़र की कीमत घटाएंगे, मैनिफेस्टो ये कहना चाहिए कि हम इनपुट कॉस्ट घटा देंगे और किसान की प्रॉफिटेबिलिटी वाकई हम डबल कर देंगे। तो ये कुछ अंश हैं मैनिफेस्टो के एग्रीकल्चर के। बाकी शेष मैं अगले लेक्चर में बोलूँगा। धन्यवाद।